हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम उस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो एक बच्चे से लगा के और वृद्ध तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्थात दोस्तों, हम आज कोरोना महामारी की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी क्रांति आई हुई है और मुझे आज इस टॉपिक के साथ इसलिए उपस्थित होना पड़ा क्योंकि जो मिथक फैलाए जा रहे हैं उन मिथकों पर आप विश्वास न करें। वो मिथक निम्न है। कुछ लोग कहते हैं अल्कोहल पीने वालों को कोरोना नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि धूप में रहने से कोरोना नहीं होता है। कुछ लोग, अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि किसी XYZ जाति के लोगों का खून गर्म है इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होता है। युवाओं को कोरोना नहीं होता है। दोस्तों, इन सब मिथकों से दूर रहें। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, साहस से काम लेने की जरूरत है। स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर जाते वक्त मास्क लगाएं। इन सब सावधानियों से हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। अब दोस्तों, कोरोना पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं, तो विषय की गंभीरता को देखते हुए विषय पर आते हैं। दोस्तों, हमें इन तीन तत्वों को, तीन चीजों को समझना होगा, तीन शब्दों को समझना होगा: पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक। आदतन समाचारों में आपको सुनने में मिलता होगा, तो पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। दोस्तों, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक वह है जो आपको एक समान शब्दों में समझ लें कि जो अचानक हो, तेजी से फैले और हजारों लोग इससे ग्रसित हो जाएं, तो वह एपिडेमिक। जैसे एग्जाम्पल जीका वायरस। दोस्तों, एंडेमिक का अर्थ यह है कि कोई स्थानीय क्षेत्र ही इससे ग्रसित हो, स्थानीय बीमारी इसको कह रहे हैं। जैसे अफ्रीका में अमूमन आपको मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति अधिकतर पाए जाते हैं, और जब एपिडेमिक ही अपना बृहद रूप धारण कर लेगी तो वो पेंडेमिक कहलाएगी, अर्थात सर्वव्यापक महामारी, सर्वव्यापी महामारी। दोस्तों, 11 मार्च 2020 को कोरोना को पेंडेमिक डिसीज घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों, हम इससे पहले थोड़ा सा एक और तथ्य जान। 11 मार्च 2020 को कोरोना को WHO द्वारा पेंडेमिक डिसीज घोषित कर दिया गया। अब हम थोड़ा से वायरस के बारे में जान लेते हैं कि आपने सुना होगा, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। अर्थात वायरस एक नॉन सेल्यूलर है, कोशिका नहीं है उसके पास, और वह आपकी कोशिका पर वो हमला करता है और आपको क्षतिग्रस्त करता है। दोस्तों, कोरोना नाम कैसे पड़ गया? तो जब कोरोना के वायरस की आप शेप देखेंगे तो गोल के ऊपर गोल गेंद जैसे उसके ऊपर कुछ कांटे टाइप के निकले हुए रहते हैं और वो ऊपर उठे हुए रहते हैं, जिससे यह कोरोना को सूर्य की बाहरी, सूर्य की परत होती है, कोरोना आभा मंडल सूर्य की होती है, उससे आप कोरोना को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम इसी प्रकार से कोरोना पड़ गया। अब एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा और आधार अगर समझे पृष्ठभूमि, तो दोस्तों, अगर कोई भी बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है तो उसे जूनोटिक कहा जाता है। एक और टर्म आपने सुना होगा, स्पिल ओवर। तो दोस्तों, आप कोरोना पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा कॉमन कोल्ड हुआ होगा। जब भी कॉमन कोल्ड रहता है किसी भी व्यक्ति विशेष को, तो वो 80% राइनो वायरस के द्वारा होता है और 20% दोस्तों आपको अमूमन जीवन में कभी किसी व्यक्ति को निमोनिया हुआ हो, तो कोरोना कोई नया शब्द नहीं है।
20% आपको कॉमन कोल्ड कोरोना से भी हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी बीमारी एनिमल से ह्यूमन में प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं जूनोटिक। इसलिए एक और आपने टर्म सुना होगा स्पिल ओवर। तो ऐसा माना जा रहा है कि चमगादड़ से यह व्यक्ति में प्रवेश इसने किया है, अर्थात अब हम जो कोरोना की चर्चा करेंगे वो ह्यूमन टू ह्यूमन करेंगे। अब दोस्तों, इतना समझने के बाद हमें दो टर्म और समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो आपने सुना होगा इंक्यूबेशन पीरियड। एक से 14 दिन तक। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह है, कोई अगर वायरस की चपेट में आ गया है तो इन दिनों के भीतर उसके भीतर वो लक्षण दिख सकते हैं। अगर ये समय काल अगर उसने पूरा कर लिया तो वो लक्षण दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो 5वां दिन है कि उसके लक्षण दिखने लगते हैं। हालांकि कुछ समय से ये असिम्प्टोमेटिक भी हो गया है, लक्षणों का पता नहीं चल रहा है। पूर्व में कोरोना की प्रकृति सिम्प्टोमेटिक थी, इससे व्यक्ति समझ सकता था। अब आइए हम चर्चा करते हैं कोरोना वायरस पर। मैंने आपको बताया कोरोना कोई नया शब्द नहीं है, ये 2003 में सार्स मार्स। दोस्तों, सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी डिसीज। दोस्तों, यह भी 2003 के समय में कोरोना वायरस का एक प्रकार था। मार्स मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी डिसीज। दोस्तों, 2012 में इसका पहला केस आबू धाबी में देखने को, शायद आप ये कह सकते हैं सऊदी अरब में देखने को मिला था। सऊदी अरब में देखने को मिला था। अब दोस्तों, हम किसी भी डिसीज को पढ़ते हैं तो मेडिकल साइंस में उसके लिए कुछ टर्म प्रयोग किए जाते हैं। आप किसी भी डिसीज को अगर मेडिकल साइंस के बच्चे पढ़ते हैं तो पहला होता है उसका इंट्रो। दूसरा शब्द होता है दोस्तों पैथोजेनेसिस। क्यों हुआ है, कारक क्या है उसके। वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, फंगल डिसीज है। तो पैथोजेनेसिस का अर्थ है दोस्तों क्यों होता है। तीसरा दोस्तों, इसमें अगर देखते हैं तो इसके सिम्टम, अगर रीजन पे चर्चा कर लेते हैं इसके तो कारण क्या है। फिर दोस्तों एक शब्द आता है सिम्टम, लक्षण वह है जो हम बताते हैं। और दोस्तों, सिम्टम के बाद एक शब्द आता है साइन जो डॉक्टर एग्जामिन करता है। दोस्तों, इसके बाद डायग्नोसिस क्लियर करते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस के बाद दोस्तों ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट ड्रग्स भी हो सकती हैं, वैक्सीनेशन भी हो सकता है और नॉन ड्रग थेरेपी भी हो सकती है। अर्थात एक और इसको ले सकते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आशा करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। कोई भी रोग है तो वो उसका परिचय क्या है, कैसे हुआ है, क्या कारण है, सिम्टम क्या है, लक्षण जो दिखते हैं आप स्वयं बताते हैं, साइन जो डॉक्टर एग्जामिन करता है। इसके बाद डायग्नोसिस क्लियर करते हैं। जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है तो ट्रीटमेंट आते हैं। ट्रीटमेंट ड्रग्स भी हो सकती है, नॉन ड्रग्स थेरेपी भी हो सकती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है और वैक्सीनेशन भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, हमने वैक्सीनेशन करके
भारत को 100% पोलियो मुक्त किया है, करने में लगे हैं। चिकन पॉक्स, इन वैक्सीनेशन, टीबी, इन सबके वैक्सीनेशन करके हम किसी न किसी प्रकार से रोग की रोकथाम करते हैं। तो अब दोस्तों हमने आपको बताया, अब आपको सबसे पहले समझने के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट होगा कि कोरोना किसी एक वायरस का नाम नहीं। कोरोना ये ग्रुप ऑफ वायरस, एक वायरस अकेला नहीं है, वायरस समूह है, ग्रुप ऑफ वायरस। कोरोना पक्षियों को हुआ, उदाहरण के लिए पिग, स्तनधारियों में, और ह्यूमन। तो दोस्तों अब हमारा पृष्ठभूमि क्लियर हुई, आधार हमने बनाया, अब हम कोरोना के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझना होगा कि कोरोना कोई एक वायरस नहीं है, कोरोना एक ग्रुप ऑफ वायरस है। सार्स 2003 में देखने को मिला, MERS मार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिसीज, ये आपके सीधे लंग्स को डिफेक्ट करता है दोस्तों। और लंग्स की जो एपिथेलियम होती है, पायरी लेयर, उस पे ये टारगेट करता है, और जब उस पर टारगेट करके वहां डैमेज करता है, डैमेज करने के बाद जब O2 की सप्लाई नहीं हो पाती है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कोरोना के बारे में मिथक फैलाया गया था कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसकी मृत्यु संभव है, निश्चय है। ऐसा मिथक कदापि सत्य नहीं है। अब दोस्तों हम अंदर चलते हैं। इस सार्स 2003 में हुआ था, COV वायरस के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कोरोना वायरस। COV का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज, MERS मार्स। दोस्तों ये भी कोरोना वायरस था, COV कोरोना वायरस डिसीज। दोस्तों इन सबसे कोरोना अलग है इस बार, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस दिया गया है, या नवीन कोरोना वायरस। यहां तक आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। कोविड-19 डिसीजेस को नोवल कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्व से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा गया है। दोस्तों सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज, इसके वायरस का नाम है COV2, सार्स COV2। दोस्तों डिसीज के लिए वाहक कौन है? तो ये वायरस है। किस वायरस के द्वारा ये रोग हो रहा है? सार्स COV2, और इस डिसीज का नाम है कोविड-19। यहां तक आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि जाने तो कोरोना सर्वप्रथम 1930 में चिकन में पाया गया। उसकी जब जांच हुई तो चिकन से उसकी शुरुआत हुई। 1960 में ये ह्यूमन में पाया गया, जिसकी खोज जॉन अल्मीडा ने की थी। दोस्तों जॉन अल्मीडा अभी काफी चर्चा में है। अब हम आइडेंटिफिकेशन और कोरोना के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों कोरोना सर्वप्रथम चीन के वुहान में देखा गया। अभी दिसंबर में चीन के वुहान में देखा गया, और ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक सी फूड मार्केट था, वहां से फैला है। एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मैन मेड है। तो दोस्तों हमें वैज्ञानिक समुदाय पर विश्वास करना होगा, और वैज्ञानिक समुदाय ने ऐसा अपना निर्णय दिया है कि यह मैन मेड नहीं है। चूंकि 21वीं सदी वैज्ञानिक युग की सदी है, इसलिए हमें वैज्ञानिक बातों पर विश्वास करना होगा। अब दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि
इसके अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके अनुवांशिक गुणों रूप में परिवर्तन हुआ है। चूंकि आरएनए, चूंकि कोरोना लिपिड एंड प्रोटीन की इसकी संरचना है और यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आपने पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित, एक कुंडलित संरचना। तो दोस्तों इसके अनुवांशिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, इस कारण से यह इतना भयावह हो गया। और दोस्तों इसकी जो संरचना है वो लिपिड्स, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी है और यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का रूप, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका संगठन ये है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। दोस्तों आप इसके लक्षणों पर बात करें तो ड्राई, इसमें कॉमन कोल्ड होगा, सिम्टम कॉमन कोल्ड होगा, ड्राई, कफ, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में कठिनाई, थकान महसूस होगी, इस प्रकार की। और ज्यादा सीवियर स्थिति में निमोनिया भी हो सकता, निमोनिया भी व्यक्ति को मिल सकता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं। अब दोस्तों सिम्टम पे चर्चा कर ली, अब हम इसके डायग्नोसिस पे बात करते हैं। वीडियो पॉज कर दो दोस्तों। अब डायग्नोसिस पर चर्चा करते हैं कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, सेकंड इज सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में RT-PCR अर्थात रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR का अर्थ है आपका पॉलीमर चेन रिएक्शन। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन। दोस्तों इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी है। और दूसरा सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, दोस्तों इसमें एंटीबॉडी जांचते हैं। एंटीबॉडी इंटरफेरोन से पता यह चल जाता है कि यह व्यक्ति या तो पूर्व में ग्रसित था या वर्तमान में ग्रसित है, अगर उसके शरीर में एंटीबॉडी मिलते हैं तो। दूसरा दोस्तों एक पूल टेस्टिंग हमने लिया है। एक व्यक्ति के घर के 5 सदस्यों से अधिक नहीं, 5 सदस्यों से कम व्यक्तियों का एक सैंपल लेके और उन सबके सैंपल को मिला के पूल टेस्टिंग करते हैं। पूल टेस्टिंग का फायदा यह है कि समय भी कम लगता है, खर्चा भी कम है। और अगर इन व्यक्तियों में सभी के नेगेटिव आते हैं तो पूल टेस्टिंग का रिजल्ट फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। अगर इसमें पूल टेस्टिंग के अंतर्गत एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो इन सबके व्यक्तियों की फिर अलग से पृथक जांच की जाती है। तो दोस्तों मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, सेकेंड इज सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के अंतर्गत RT-PCR, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन। दोस्तों इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरएनए का, तो ये वायरस के आरएनए को टेस्ट करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो हमारा अंतिम पॉइंट होगा। दोस्तों डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीटमेंट पर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों ट्रीटमेंट हमने आपको बताया था कि ड्रग होता है, नॉन ड्रग्स थेरेपी भी होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, वैक्सीन ट्रीटमेंट भी होता है। लेकिन सर्जिकल जैसा यहाँ कुछ भी शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ पर 3 रूपों में देखेंगे, ड्रग, वैक्सीन और नॉन ड्रग थेरेपी। ड्रग के अंतर्गत हम देखेंगे मलेरिया की जो गोली है क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन। दोस्तों भारत देश ने किसी अन्य देशों की सहायता भी की है और वहां पर मलेरिया की दवाई पहुंचाई है। दूसरी दोस्तों HIV की ड्रग्स हैं आपकी लोपिनाविर, रेट्रोनाविर। इन चीजों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। वैक्सीनेशन दोस्तों बहुत से देश, बहुत से जगह ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता परिणाम नहीं आया है। दोस्तों अगर हम नॉन ड्रग थेरेपी की बात करें तो आपको आए दिन चर्चा में सुनने को मिल रहा होगा ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। एंड इसके आगे अगर बात करें तो आपको इम्यूनोसुप्रेसेंट, यहाँ में स्टेम सेल का उपयोग करके जिस व्यक्ति के जो लंग्स के पार्ट डैमेज हो गए हैं उनको रिकवर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने कोरोना वायरस को समझा होगा
अब हम इसको सम अप करते हैं कि कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है। पूर्व में भी सार्स और मार्स जैसे कोरोना वायरस के रूप देखे गए हैं, लेकिन अभी कुछ अलग रूप है, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा गया है। कोरोना वायरस का नाम इसलिए रखा गया कि सूर्य के कोरोना की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। कोविड-19 एक डिसीज है और जिसका कारक SARS-CoV-2 है। इसके वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा गया है। अब इसके बाद हमने उसके सिम्टम पर चर्चा की, सिम्टम के बाद हमने उसकी डायग्नोसिस पर चर्चा की, उसके बाद ट्रीटमेंट पर चर्चा की। दोस्तों दो शब्द आपके सुनने में आते होंगे, एक क्वारंटाइन और आइसोलेशन। दोस्तों क्वारंटाइन का अर्थ है कि व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा, और आइसोलेशन का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसकी जांच परख की जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब आप कोरोना वायरस के रूप में कोरोना वायरस को पूर्णतः समझ चुके होंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। कोरोना वायरस से डरे नहीं, और जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उससे भेदभाव ना करें। ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, सावधानी ही इसका उपाय है, और इसके प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित करनी होगी। और साथ ही साथ हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। आपके आसपास जो व्यक्ति पीड़ित है, असहाय है, दुखित है, व्यथित है, उसकी आपको सहायता करनी होगी। आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें, घर में रहें, योग एवं प्राणायाम करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। दोस्तों समय प्रतिकूल है, अनुकूल होगा, फिर से हम विकास की राह में अग्रसर होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।